मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि पिछले 300 साल में मुसलमान ज्यादातर अपनी दुश्मनी की वजह से नहीं कमजोर हुए, बल्कि दूसरों की बनाई हुई दुश्मनियों से ज्यादा कमजोर हुए। क्या आप जानते हैं कि प्रॉक्सी वॉर सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं, ये दिमागों की भी जंग होती है। और क्या आप जानते हैं कि हमारी कई मजहबी तकसीमें पैदा यहां हुई, लेकिन कंट्रोल यानी रिमोट कंट्रोल बाहर से। आए आज पूरी कहानी सुनते हैं। सच, तारीख और जियोपॉलिटिक्स एक साथ। प्रॉक्सी वॉर, सादा जबान में किसी और की लड़ाई किसी और के हाथों से करवाना। यानी बड़ी ताकत खुद मैदान में नहीं उतरती, वो किसी ग्रुप, तंजीम, कबीले या मजहबी तहरीक को फंड देकर, पीछे रहकर फ्रंट लाइन में उस तंजीम को, उस कबीले को, उस ग्रुप को रखती है। ऐसे लड़ने वाले ग्रुप को कहते हैं प्रॉक्सी फोर्स, नॉन स्टेट एक्टर या स्ट्रेटेजिक एसेट। आइए जानते हैं कि कदीम मुसलमानों में प्रॉक्सी का क्या तस्वुर था। इब्तदाई खिलाफतें, राशिदीन हो, उमवी, अब्बासी, इतनी मजबूत थीं कि उन्हें प्रॉक्सी वॉर की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। मुसलमान खुद निकलते, खुद लड़ते और खुद जीतते थे। फिर वक्त बदल गया जब खिलाफतें कमजोर होने लगीं। पहली बार प्रॉक्सी पैटर्न नजर आया, तुर्क गुलाम फौज। अब्बासियों ने ताकत के लिए तुर्क गुलाम फौज बनाई। यह हकीकत है, तारीख में मौजूद है। लेकिन कुछ साल बाद यही प्रॉक्सी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। उंदुलुस में बर्बर वर्सेस अरब, मुकामी ग्रुपों को हायर्ड फोर्स की तरह इस्तेमाल किया गया, बड़े तरीके से। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही ग्रोह रियासत पर काबिज हो गए। लेसन लर्न्ड, हमें सबक सीखना है, और सबक यह है, प्रॉक्सी हमेशा मालिक की नहीं रहती। मुसलमानों के मॉडर्न प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ सबसे बड़े हथियार अब आते हैं अंग्रेज दौर पर, जहां प्रॉक्सी वॉर सिर्फ जंग का हथियार नहीं रहा, बल्कि मजहबी और फिक्री इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई। यहां एंट्री होती है ओरिएंटलिस्ट्स की। ये कौन थे और ये क्या चाहते थे? ये लोग तलवार से नहीं जीतते थे, ये कलम से जीतते थे। और मुसलमानों को इन्होंने तोड़ा इल्म के नाम। वो लोग थे ओरिएंटलिस्ट्स, जो इस्लाम का मुताला मगरबी मकासद हासिल करने के लिए करते थे। मुसलमानों की तारीख को रीराइट करते थे, मुसलमानों के फिरकों के इख्तिलाफात को बढ़ाते थे, मुसलमानों के जहन बदलते थे विदाउट नोइंग। हमें पता भी नहीं चलता था। और सबसे बढ़कर उन्हें पता था कि मुसलमान ईमान से नहीं, फ्रैक्शन से हारता है, डिवीजन से हारता है। ओरिएंटलिस्ट्स की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। उन्होंने क्या किया? डिवाइड। उन्होंने और क्या किया? मिस इंटरप्रेट। इन्होंने और क्या किया? रिप्लेस। यही तीन लफ्ज आज भी मुस्लिम दुनिया की तबाही का फॉर्मूला है। वहाबियत, देवबंदियत, अहले हदीस, कादियानियत और मगरबी इस्तेमाल यहां बहुत एहतियात चाहती है। मैं हकायक आसान अंदाज में रखूंगा। अल्फा तहरीकें जनरली मुकामी थीं। ये सब तहरीकें अपनी अपनी जगह मुकामी, फिक्री या इस्लाही भी थीं। इन्हें शुरू मगरिब ने नहीं किया, ब्रेवो, मगर मगरिब ने इन तहरीकों को एम्पलीफाई किया। वहाबीज़म प्लस आले सऊद प्लस ब्रिटिश स्ट्रैटेजी। बरतानिया ने देखा नज्द में एक सख्त मजहबी तहरीक, एक ताकतवर कबीला मौजूद है, दोनों का इम्तिजाज बड़ा जरूरी है। बरतानवी इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उसे सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एज ए प्रॉक्सी फोर्स इस्तेमाल किया, और यूं मशरक़ वस्ता का और मुस्लिम दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। देवबंद मूवमेंट, हिंदुस्तान की देवबंदी तहरीक अरब में वहाबियत का सिलसिला थी, मगर बरतानवी सरकार ने हमेशा इख्तिलाफ को अहले सुन्नत वर्सेस देवबंदी के तौर पर पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। डिवाइड करो, रूल करो। अहले हदीस मुकामी तहरीक थी,
वहाबियत की एक शाख, लेकिन बाद में सऊदी यूएस ब्लॉक ने इसे जिहादी प्रॉक्सी के तौर से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। कादियानियज्म यानी अहमदी मूवमेंट, ये जरा मुख्तलिफ था। ये तहरीक तारीखी तौर पर, मार्क माय वर्ड्स, ये तहरीक तारीखी तौर पर बरतानवी सरपरस्ती में फली फूली, सियासी, लीगल प्रोटेक्शन, सपोर्ट, बड़े बड़े फौजी इदारों में रसाई, और ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। और फिर पाकिस्तान बना प्रॉक्सी वॉर की लेबोरेटरी। ये पॉइंट सबसे अहम है। पाकिस्तान के ऊपर यानी पाकिस्तान की एनवायरनमेंट, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, अरब दुनिया, अमेरिका या मगरिब, इन सब का प्रेशर पाकिस्तान पर होता है। पाकिस्तानी स्टेट ने भी मुख्तलिफ अदवार में मजहबी ग्रुप्स को इस्तेमाल किया अपने मगरबी आका को सपोर्ट करने के लिए। कहा जाता रहा कि ये स्ट्रेटेजिक पर्पस है। मसलन अफगान जिहाद, इससे बड़ी मिसाल हमें कहीं पे भी नजर नहीं आती। मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, 1970-80 का अवाइल। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखें, आईसिस को देखें, दाइश को देखें, उनका एक यहाँ चैप्टर आईसिस खुरासान को देखें। लेकिन मसला वहां से शुरू हुआ जहां ये प्रॉक्सीज रियासत के कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुई। वही सच जो हम पहले सीख चुके हैं, प्रॉक्सी हमेशा मालिक की नहीं रहती। आज पाकिस्तान किन प्रॉक्सीज के दबाव में है? सऊदी, कतर, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स। नैरेटिव कंपटीशन, मदरसा नेटवर्क पर गैर मुल्की असर, एनजीओस, सॉफ्ट आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सीज। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कितने नरम अंदाज से प्रॉक्सीज का गेम खेलते हैं। सोशल मीडिया, मॉडर्न प्रॉक्सी बैटलफील्ड, रिलीजियस सेक्ट्स, आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉक्सीज। आज जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, जंग दिमाग के अंदर होती है, कॉग्निटिव वॉरफेयर। दिस इज द रियलिटी। क्या अहले सुन्नत आज भी मगरिब का टारगेट है? जी हाँ, क्योंकि अहले सुन्नत वो जमात है जो हमेशा हमेशा से उम्मत को जोड़ के रखती है, और इस्तेमारी ताकतें हमेशा चाहती रही हैं कि ये उम्मत बिखरी रहे। ट्रेडिशनल सुन्नी इस्लाम, सूफी रिवायात, बरेलवी असर जिसको हम कहते हैं, है अहले सुन्नत का ही एक और आईना। अशरी मातुरीदी अकीदा, इंसाफ, मज़ारात, मोहब्बत, इत्तेहाद का पैगाम, कॉलोनियल एंड नियो कॉलोनियल, ये सब एजेंडा था उनका, और ये सब एजेंडा इसी तरह से पूरा हो सकता था। इसलिए मगरबी पॉलिसी ने हमेशा कोशिश की कि रिवायती इस्लाम कमजोर हो, सख्त बयानिए मजबूत हो, फिरके डिवाइड रहें, मुस्लिम शिनाख्त कंफ्यूज हो, मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। उम्मत अपनी असली लीडरशिप खो दे, और यही ओरिएंटलिस्ट्स भी चाहते थे। यही उनकी पॉलिसी थी जो कि आज के थिंक टैंक्स जारी रखे हुए हैं। जंग आज भी जारी है, मगर हथियार बदल चुके। पहले दुश्मन दीवारों के बाहर था, अब दिमागों के अंदर है। प्रॉक्सी वॉर अब बंदूक की नहीं, आइडियोलॉजी की जंग है। सवाल ये नहीं कि दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि हम खुद किसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। और सबसे अहम सवाल ज़हन नशीन कीजिए, क्या हम अपनी तक़सीमों को खुद चला रहे हैं, या कोई हमें रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।